प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पर 10वीं कक्षा की हिंदी लोकवाणी जिसका सबक नंबर 6 ऐसा भी होता है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसे आज हम आपको उर्दू और हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। आइए देखें कि ऐसा भी होता है जो पठनार्थ है, आपके पढ़ने के लिए है, पढ़ने जैसा है। इसमें लेखक अभिषेक जैन साहब ने क्या लिखा है। बच्चों, अभिषेक जैन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। इनका जन्म 1979 में झारखंड रियासत के गिरिडीह में हुआ था। ये बहुत ही नए उम्र के शायर हैं। परिचय के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभिषेक जैन जी ने कविताएं भी लिखी हैं, कहानियां भी लिखी हैं, निबंध वगैरह भी लिखे हैं। और ये इनके जो लिखने का अंदाज है, जो विधा है, जो तरीका है, वो विविध है, अलग अलग है। अनुभवों पर आधारित, अपने तजुर्बों पर मुनहसिर आपकी जो रचनाएं हैं, ये कविता की सूरत में, कहानी की सूरत में आपने जो भी लिखा है, वो सभी रचनाएं विविध अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में, मैगजीन्स में और अखबारों में नियमित रूप से छपती रहती है। मतलब ये हुआ कि अक्सर इनकी जो रचनाएं हैं वो अखबारों में और मैगजीन्स में छपती रहती हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसा भी होता है जो पठनार्थ है, ये है क्या। बच्चों, ये हाइकू है। जैसे उर्दू में गजल होता है और हम्द होता है, नाज शरीफ होती है, मरसिया होता है ना। उर्दू में नज्मों की अलग अलग किस्में होती हैं। ठीक ऐसे ही हाइकू एक किस्म है नज्म की, जो जापान में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है, पॉपुलर है। इसे विश्व की सबसे छोटी कविता कहा जाता है। बच्चों, इसको सबसे छोटी कविता इसलिए कहा जाता है दुनिया की, क्योंकि इसके कविता के 3 लाइन होते हैं और उन 3 लाइनों में पहली लाइन में 5 वर्ण यानी 5 अल्फाबेट, और दूसरे में 7 अल्फाबेट और तीसरे में 5 अल्फाबेट, यानी कुल मिलाकर 17 वर्णों, 17 अल्फाबेट्स में ये पोएट्री खत्म हो जाती है। ये भारत में 5वें दशक में आई। बच्चों, दशक कहते हैं हम लोग 10 साल के अरसे को। हमारा जो 5वां दशक होगा वो 1950 का होगा। तो ये 1950 के आसपास ये भारत में हिंदी साहित्य ने, हिंदी जुबान ने भी हाइकू में अपनी कविताएं हिंदुस्तान के लोगों ने लिखना शुरू किया। प्रस्तुत विभिन्न हाइकुओं के माध्यम से कवि ने गरीबी, थकान, वृक्षों के काटने के दुष्परिणाम, मतलब बुरे असरात, अनावश्यक अहंकार, जरूरत से ज्यादा घमंड, वृद्धाश्रम के दर्द, जो ओल्ड हाउस होते हैं जहां पे नालायक बच्चे अपने माँ बाप को बूढ़े होने के बाद वहां पर छोड़कर चले आते हैं, उन माँ बाप का दर्द क्या होता है। संस्कार जब खत्म हो जाते हैं इंसानों के बीच, तहजीब जब खत्म हो जाती है, तो क्या एहसास होता है। इन सारी चीजों को इस कवि ने बहुत ही अच्छे अलग अलग हाइकू में बयान किया है। तो आइए हम देखें कि एग्जैक्टली हाइकू होता क्या है। बच्चों, हाइकू समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाइकू कविता में पहली लाइन में 5, दूसरी में 7, तीसरी में 5, कुल मिला के 17 वर्ण होते हैं। मतलब 3 लाइन की ये कविता होती है और इसमें 17 से कम नहीं, 17 से ज्यादा नहीं।
इसको और समझाने के लिए मैंने आपके इस ऐसा भी होता है का पहला हाइकू यहाँ पे लिखा है। पहला हाइकू है गरजे मेघ, इसमें ग र ज 3 हो गया, म और घ 2 हो गया, 5 हो गया। दूसरी लाइन है कविता की सहम कर कापी, इसमें आप गिनोगे तो 7 वर्ण मिलेंगे। तीसरी जो लाइन है आपकी कविता की, अगर आप उसे गिनोगे तो 5 वर्ण है। तो इस तरह से बच्चों कुल 17 वर्ण हैं, 17 अक्षर हैं। ये पहला हाइकू है जहां पे शायर लिखते हैं कि गरजे मेघ। बच्चों मेघ आया हुआ है, देखिए मेघ का मतलब नीचे लिखा है बादल। सहम कर मतलब डर कर, कांपी कच्ची दीवार। सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन की ये हाइकू की एक पूरी नज़म है। और इस हाइकू में शायर कहता है कि बरसात के मौसम में बादल खूब गरजते हैं। आपने भी सुना होगा बादल को गरजते हुए, डर भी लगी होगी आपको। बादलों की जोरदार गड़गड़ाहट से मिट्टी से बनी दीवारें हिलने लगती हैं। बच्चों मिट्टी की दीवारें किसकी होती हैं? अमीरों की होती हैं क्या? नहीं, गरीबों की होती हैं। तो इस हाइकू के जरिए जो शायर है वो ये कहना चाहता है कि हमारे समाज में जो जालिम लोग होते हैं, जो गरीबों पर, मजलूमों पर, कमजोर पर जुल्म ढाते हैं, उनकी आहट से, उनके खौफ से जो गरीब लोग होते हैं वो सहम जाते हैं, डर जाते हैं। ठीक उस तरह से जिस तरह बरसात के मौसम में बादलों की गड़गड़ाहट से गरीबों के मिट्टी से बनी हुई दीवारें हिलने लगती हैं, ठीक उस तरह से ये जो मिसाल है ये दी गई है। तो आइए हम अगला हाइकू देखते हैं, हाइकू नंबर 2। इस हाइकू नंबर 2 में भी आपको 3 लाइन मिलेगी। पहला शब्द है रवि। रवि का मतलब आप देखिए सूरज। दूसरा शब्द हमने निर्मल लिया है, निर्मल का मतलब साफ। फिर धरा है, धरा मतलब धरती यानी जमीन। फिर उसके बाद अर्घ्य है, उसका मतलब अर्पित करना, ना उसको चढ़ाना। तो शायर कहता है कि रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घ्य। इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। सूरज निकलने का दृश्य यानी मंजर बहुत सुंदर होता है, यकीनन सुंदर होता है। लोग सनसेट देखते हैं, डूबता हुआ सूरज। मैं कहूंगा यार आप लोग निकलता हुआ सूरज देखो। डूबता हुआ सूरज देखने से बेहतर है कि आप उभरता हुआ निकलता हुआ सूरज देखो। उसका दृश्य, उसका मंजर कुछ और होता है। लेकिन ये उनको नसीब होगा जो सुबह सुबह जल्दी उठते हैं सूरज की किरणों को निकलने से पहले। सूरज की स्वच्छ और साफ किरणें, शुआएं जब धरती पर, जमीन पर पड़ती हैं, तब लगता है जैसे सूरज इन किरणों से, अपनी शुआओं से धरती की आरती उतार रहा हो। तो बच्चों ये हाइकू नंबर 2 का मतलब था। यह शायर आपको ये कहना चाहता है कि सूरज हमेशा सुबह के वक्त में निकलता है और पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। और अपनी रोशनी से सूरज, अपनी किरणों से ऐसा लगता है कि जमीन की आरती उतार रहा हो। हाइकू नंबर 3 में क्या है देखते हैं। हाइकू नंबर 3 में शायर कहता है आके पसरी। पसरी देखिए मीनिंग में, पसरी मतलब फैला दी, पसरना फैल जाना। आप लोग जब आराम करते हो घरों में आकर तो हाथ पैर फैला देते हो, इत्मीनान से मतलब लेट जाते हो, उसको पसरना कहते हैं, फैलना कहते हैं। आके पसरी कौन?
थकी हारी किरण। अभी किरण कैसे थक गई? क्योंकि किरण जो है वो आसमान में सूरज से निकल कर आती है। इतना दूर से आकर आते आते ही किरणें थक जाती हैं और जब धरती के धरा की गोद में पहुंचती हैं तो वहां पर आकर पसर जाती हैं। इसका अर्थ देखिए, सूरज से धरती तक आते आते ये किरणें थक गई हैं और वह थकी हारी आकर धरती की गोद में फैल गई हैं आराम करने की नियत से। हाइकू नंबर 4। बच्चों, हाइकू नंबर 4 में शायर क्या कहता है? मैंने इसमें कोई भी शब्द मुश्किल नहीं समझा, इसलिए आपको इसमें शब्दार्थ की जरूरत नहीं है। इसमें शायर कहता है कि खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। इसका मतलब क्या है? गरीब और मजबूर लोगों को ठगने वाले लोग उनसे तरह तरह के झूठे वादे करके उन्हें झूठी आशाएं दिलाते रहे। शायर कहता है कि इस समाज में, हमारे समाज में कुछ ठग लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं, धोखा देते हैं, झूठी बातें करते हैं। तो शायर कहता है कि गरीब और मजबूर लोगों को ठगने वाले लोग उनसे तरह तरह के वादे, झूठे वादे करके उन्हें झूठी आशाएं, झूठी उम्मीद दिलाते रहे, जिस पर विश्वास करके ये मजबूर लोग खुली आंखों से जीवन भर सपने देखते रहे। ये जीवन भर सपने देखते रहते हैं अपने अच्छे दिनों का, जो कभी सच साबित नहीं हुए। हाइकू नंबर 5। बच्चों, हाइकू नंबर 5 में यहाँ पर हमने 3 शब्द आपके लिए निकाले हैं मुश्किल अल्फाज के तौर पर। पहला शब्द है तरु। तरु का मतलब होता है वृक्ष यानी पेड़। दूसरा शब्द है आशियाना। आशियाना का मतलब घोंसला, परिंदों का घोंसला यहाँ उससे मुराद है। पखेरु, पखेरु से मुराद यहाँ पर पक्षी हैं यानी परिंदे हैं। आइए हम पहले हाइकू पढ़ते हैं। कटते तरु, उजड़ा आशियाना, रोए पखेरु। कटते तरु, पेड़ों की कटाई होने के कारण जंगल के जंगल साफ होते जा रहे हैं। पेड़ कट जाने से पेड़ों पर बने पक्षियों के घोंसले उजड़ गए। जाहिर सी बात है, जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो उस पे घोंसले कहां से रहेंगे। बेचारे पक्षी अपना घोंसला उजड़ जाने से बेघर हो गए और तकलीफ से रोते रोते वहां भटक रहे। आइए हाइकू नंबर 6 में हम देखते हैं शायर क्या कहना चाहता है। बच्चे पतंग, माँ बाप थामे डोर। बच्चों, डोर पतंग की डोर, देखो नीचे लिखा हुआ है। छूते गगन, गगन यानी आसमान। इस 3 लाइन की छोटी सी कविता जिसको हाइकू कहा गया है, हाइकू नंबर 6 में शायर कह रहा है कि बच्चे पतंग की तरह होते हैं जिनकी डोर उनके माता पिता के हाथ में होती है। बच्चों, पतंग तो आपने भी उड़ाया होगा। जानते हो क्या होता है जब पतंग की डोर कट जाती है? उस पतंग जो आसमान की बुलंदियों तक उड़ती रहती है, डोर कटने के बाद कहाँ जाकर गिरती है, इसका अंदाजा आपको भी हुआ होगा। तो बच्चों, माँ बाप का दामन मजबूती से थामे रहो। इसलिए आपका धर्म, आपका मजहब कहता है कि माँ के पैरों तले जन्नत है। मतलब कामयाबी आपकी उसी में है कि आप अपने वालिदैन की खिदमत करते रहो, उनका दामन मत छोड़ो, उनका साथ मत छोड़ो। यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे हाइकू के जरिए इस शायर ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि जब बच्चों के पतंग की डोर उनके माता पिता अपने हाथ में संभालते हैं, तब जाकर ये बच्चे आकाश की ऊंचाइयों को छू पाते हैं। मतलब
तब जाकर ये बच्चे तरक्की की राहों पे गामजन होते हैं। बहुत ही अच्छी हाइकू थी ये। हाइकू नंबर 7 में शायर क्या कहता है, इसमें हमने दो शब्द आपके लिए मुश्किल अल्फाज समझकर लिखे हैं, वैसे मुश्किल नहीं है। गुमान का मतलब गर्व करना, घमंड करना, गुरूर करना। कद काठी मतलब डील डोल यानी जिस्म की बनावट। शायर यहाँ पर हाइकू नंबर 7 में कहता है कि तन माटी का फिर कैसा गुमान, अरे कद काठी का मतलब अपने आप पर घमंड करने वाला इंसान ये भूल जाता है कि जिस शरीर के बल पर वो इतना गर्व करता फिरता है, उसका वह शरीर मिट्टी का बना हुआ है। तन माटी का, मिट्टी का बना हुआ तन यानी जिस्म, और वो एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है। मरने के बाद जिस्म मिट्टी में मिल जाने वाला है। फिर मनुष्य अपने आप पर इतना घमंड क्यों करता है? फिर कैसा गुमान, फिर कैसा घमंड अपने कद काठी पर, अपने डील डोल पर, अपनी हैसियत पर। बहुत ही प्यारी हाइकू थी ये। आइए हाइकू नंबर 8 में हम देखते हैं कि शायर क्या कहना चाहता है। इसमें ठगा सा एक शब्द हमने लिया है। ठगा सा का मतलब धोखा खाया हुआ सा। जैसे कोई आपको धोखा दे दे तो आप कहते हैं यार मैं ठग गया। और ठगने के अलग अलग तरीके होते हैं, ये आप धीरे धीरे जब समाज में कदम रखोगे तो आपको पता चलेगा। हाइकू नंबर 8 में शायर कहता है उड़ा पखेरु। पखेरु का मतलब पहले बता दिया मैंने, परिंदे होते हैं। देखता रह गया ठगा सा तरु, तरु यानी पेड़, पखेरु यानी परिंदे, पक्षी, तरु यानी पेड़। इसमें शायर ने क्या बताने की कोशिश की है, आप गौर से देखिए। पेड़ की शोभा पक्षी से होती है। पेड़ के ऊपर जब परिंदे चहचहाते हैं तो उसकी शोभा, उसकी खूबसूरती बढ़ती है। ये सोचकर पेड़ बहुत खुश होता है कि अरे मेरी डालियों पर पक्षी, परिंदे बैठे हैं। लेकिन पक्षी के उड़ जाने पर पेड़ खाली खाली हो जाता है और अपने आप को ठगा हुआ, लुटा हुआ सा महसूस करता है। ये इशारा बच्चों शायर ने इंसानों के ऊपर दिया है कि इंसान का जो जिस्म है वो पेड़ की तरह है और उस जिस्म में जो रूह है वो परिंदों की तरह है। जब जिस्म के अंदर जब तक रूह रहती है तब तक वो इंसान इंसान है, और जब रूह निकल जाती है जिस्म से तो वो जिस्म बेकार हो जाता है। वो जिस्म अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है। हाइकू नंबर 9 में आइए देखें। डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला। बच्चों डाकिया पोस्टमैन होता है, ठीक है ना। डाक बांटने वाला, खत बांटने वाला पोस्टमैन। बहुत ही छोटी सी 3 लाइन की इस कविता में शायर ने बहुत बड़ी बात कह दी है। बच्चों यहाँ शायर कहता है कि डाकिये के थैले में तरह तरह के पत्र होते हैं, खत होते हैं। डाकिया अपने कंधे पर थैला लटकाकर घर घर जिसका जिसका खत होता है उसको देता रहता है, आपने भी देखा होगा। उसमें तरह तरह के पत्र यानी खतूत होते हैं। इनमें से किसी में खुशी के समाचार होते हैं। जाहिर सी बात है, किसी का बेटा पास हुआ, अमेरिका गया, लंदन गया, गांव गया, शहर गया, अरे अम्मी अब्बू मैं इतने नंबरों से पास हो गया, ठीक है ना, हमें अच्छी नौकरी मिल गई, ये हमारा बड़ा काम हो गया, मतलब खुशी के समाचार होते हैं। तो किसी में दुख और दर्द के समाचार होते हैं। बच्चों दुख और दर्द क्या होता है ये आप लोग महसूस कर सकते हो। समाचार यानी खबर। खुशी के समाचार मिलने पर लोग क्या करते हैं, खुश होते हैं। और दुख दर्द वाले समाचार पर क्या होता है, लोग गमों में डूब जाते हैं। मतलब एक डाकिया जब अपने झोले को लेकर पोस्ट ऑफिस से निकलता है तो वो सुख भी बांटता है, दुख भी बांटता है। ये हाइकू नंबर 9 में आपने देखा। हाइकू नंबर 10 में शायर क्या कहना चाहता है, देखते हैं। मैया की आई वृद्धा आश्रम से चिट्ठी। कैसे हो बेटा? मैया मतलब माँ, वृद्धा आश्रम का मतलब
ऐसी जगह जो बूढ़ों के रहने के लिए बनाई गई हो, उसे वृद्ध यानी बूढ़ा, बूढ़ों का आश्रम कहते हैं। कैसे हो बेटा? यहाँ पर शायर ने तंज किया है उन नालायक बच्चों पर जो अपने बूढ़े माँ बाप को उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्हें ओल्ड हाउस यानी वृद्धाश्रम में जाकर छोड़ आते हैं। वहां का हाल क्या है देखते हैं। बेटा अपनी माँ को बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में छोड़कर आ गया है, लेकिन बेटा कैसा भी हो, माता यानी माँ के दिल में उसका प्यार कम नहीं होता। वह वृद्धाश्रम से भी बेटे को चिट्ठी भेजकर उसका हाल चाल जानने के लिए बेचैन रहती है। बताइए, एक माँ की ममता, माँ की मोहब्बत एक ऐसे बेटे के लिए जो उसको बूढ़ों के घरों में जाकर छोड़ आया है, उसके लिए भी प्यार मोहब्बत कम नहीं हुई है उस बूढ़ी माँ की आंखों में। और पत्र लिखती है कि बेटा तुम कैसे हो। ये आज के जमाने पर उन नालायक बेटों पर तंज है जो अपने बूढ़े माँ बाप को इस तरह से बेसहारा छोड़कर चले आते हैं। हाइकू नंबर 11। ये आखिरी हाइकू है बच्चों आपके इस नज़म की। हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, लुट गया मैं। संस्कारों की जो तिजोरी है ना, उसकी चोरी हो गई है। संस्कार क्या होते हैं? तहजीब। तिजोरी क्या होती है? लोहे का मजबूत बक्सा जिसमें लोग कीमती सामान रखते हैं। शायर कहता है मनुष्य यानी इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसके संस्कार होते हैं, उसकी तहजीब होती है। संस्कारी व्यक्ति, तहजीब वाला इंसान के संस्कार अगर खत्म हो जाएं, अगर उसकी तहजीब खत्म हो जाए, तो बच्चों क्या होता है, उसे अपना सब कुछ लुट गया सा लगता है, उसके पास कुछ नहीं बचता। दौलत खत्म हो जाए मिल जाती है, तंदुरुस्ती सेहत खत्म हो जाए दोबारा आ जाती है, लेकिन अगर आपने अपने संस्कार खत्म कर दिए तो आपके पास में कुछ नहीं बचा। आप अपने आप को लूटा सा महसूस करने लगोगे। तो बच्चों ये आखिरी हाइकू था और यकीनन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस नज़म को। पहली बार आपने भी सुना होगा हाइकू क्या होता है। 3-3 लाइन की कविता होती है, जापानी स्टाइल है ये। तो बच्चों यहाँ पर हमने लिखा है आपकी सफलता का राज आपकी मेहनत में है। अगर आप मेहनत करोगे आप कामयाब रहोगे। क्या आप सफल होना चाहते हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी का जवाब हाँ में होगा। तो आप मेहनत कीजिए ताकि आप कामयाब इंसान बन सको। हम और भी वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं, आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि वक्त पर आप तक वीडियो पहुंच सके।